हेलो एवरीवन। तो हमारी अकाउंटिंग की सीरीज में यह है लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटर देख लिए थे, जो आई होप आप लेक्चर 13 देख रहे हो। तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लेक्चर 12 तक पूरे कंप्लीट करने के बाद इसको देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस लेक्चर को यहीं छोड़ दो और स्टार्टिंग से पहले वीडियो से देखोगे तभी यहाँ तक समझ आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और आप पूरे वीडियो देख लोगे, 12 तक देख के 13 देखोगे तो आपको ये पूरा लेक्चर सब कुछ समझ आएगा, 100% समझ आएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आता है तो। और वैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो बात ये उठती है पार्टनरशिप होता है क्या, पार्टनरशिप क्या होता है, क्या होता है पार्टनर। तो पार्टनर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं और प्रॉफिट या फिर बिजनेस शुरू किया तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। मेरा कहने का मतलब एक सिंगल आदमी पार्टनरशिप नहीं हो सकता, वो क्या हो जाता है, प्रोप्राइटरशिप हो जाता है अगर उसकी बिजनेस है तो उसका। लेकिन जब दो लोग मिल जाए या दो से ज्यादा मिल जाए और वो प्रॉफिट और जो आपस में जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको आपस में शेयर करते हैं, तो वो हो जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत बेसिक टर्म है जिसको सब कुछ जानते हो, लेकिन अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप में हम आगे क्या क्या पढ़ना है। तो पार्टनरशिप में हम सबसे पहले देखेंगे, पहले मैं आपको 2 एक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद हम पार्टनरशिप को और क्या क्या डेप्थ में घुसेंगे। सबसे पहले हम एक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक्ट है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसकी जो ये क्लास नोटेशन है इसको मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें प्रॉपर नोट्स की तरह ही बनाऊं, क्योंकि मैं अलग से शायद अभी के लिए नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। हो सकता है एक बार अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद में सारे एक साथ हैंड रिटन नोट्स कहीं से मिल जाएंगे, तो कोशिश करूंगा 199% मैं आपको अक्टूबर एंड में ये सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप खुद अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं क्लास नोटेशन जो फाइल है बिल्कुल नोट्स की तरह प्रॉपर तैयार करके ही डालता हूं, तो आप टेलीग्राम से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बात हम करते हैं लेक्चर पे, अब ज्यादा ध्यान रखते हैं और कोई फालतू बात नहीं करेंगे, हम पूरा पढ़ने पे फोकस रखेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, पहले तो इसका सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सेक्शन 4 में पार्टनर की डेफिनेशन लिखी हुई है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, मैं लिख ही देता हूं। चलो ठीक है, आपको ये याद रख लेना कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 4 में लिखी हुई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। छोड़ो यार, मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगा कि आप जाके देख लोगे, तो लिख देता हूँ पार्टनरशिप, ये डेफिनेशन है एक्ट की। ठीक है, पार्टनरशिप इज द relation between persons। कौन से persons? who have agreed to share the profits या फिर losses of a business on by all or any of them acting for all। एक का सबके लिए या सबका एक के लिए, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपस में शेयर होगा, ये कहने का मतलब है इसका। तो ये तो एक्ट में जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इतना सा याद रख लो। एग्जांपल दे देता हूँ, मैं छोटे बच्चे की तरह बताऊंगा सब कुछ। मान लो ए है और एक बी है, उन्होंने मिलकर एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, ये क्या है, ये पार्टनरशिप है। अगर सिर्फ ए बिजनेस चलाता है और प्रॉफिट खुद रखता है तो ये क्या है, ये पार्टनरशिप नहीं है। ए और बी दोनों मिलकर प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो शेयर करेंगे, वो है क्या, पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट था हमारा, ये लिख देता हूँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये कब एप्लीकेबल हुआ, ये 1 अक्टूबर 1932।
इससे वो एप्लीकेबल हुआ। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके अंदर राइट्स दिए हुए हैं, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स रहेंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज रहेगी और उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज रहेगी, ये सब कुछ इसमें डिफाइन किया हुआ है। लाइबिलिटीज क्या क्या रहेगी, ठीक है, ये सब कुछ इसमें डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कि भाई एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, या तो ओरली हो सकता है, इसके अंदर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ओरली भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। क्या होता है और आगे डिस्कस करते हैं, पहले और चीज डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अंदर 2 मिनिमम होने चाहिए पार्टनर और 50 मैक्सिमम। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे ऐड कर दूं मैं, 200 तक कर सकती है कौन, गवर्नमेंट 200 तक एक्सटेंड कर सकती है इसको। फिलहाल के लिए 50 मैक्सिमम होंगे। उनका बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस, और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होना चाहिए उनके बीच। ये इसके एसेंशियल बता रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप इस एक्ट के अनुसार, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग तक देख लिया। और एक टर्म आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि हर पार्टनर एक दूसरे के लिए, हर पार्टनर, एक पार्टनर ये है, ए पार्टनर है, एक पार्टनर बी है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एजेंट के जैसे काम करते हैं। कि अगर ये कोई काम कर रहा है तो ये सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहा है, ये इन दोनों के लिए करेगा, ये इसका एजेंट है एक तरीके से। अगर बी कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहा, वो दोनों के लिए कर रहा, तो ये इसका एजेंट है बी ए का। तो ये होता है कि म्यूचुअल एजेंसी होता है, इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। क्योंकि अगर फर्म का कोई पार्टनर किसी भी क्लाइंट से डील करता है तो उसका इफेक्ट सब पर आएगा, क्योंकि पार्टनर, जो भी पार्टनर है, हर पार्टनर एक क्या है, एजेंट है, एक एजेंट है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब एक दूसरा एक्ट बताता हूं, एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये क्या एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, ये आया था 2008 में, और स्पेसिफिक डेट की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2009 से ये एप्लीकेबल हो गया था, इफेक्टिव हो गया था, इफेक्टिव, ठीक है। तो एलएलपी क्या है, एलएलपी बेसिकली कुछ नहीं, पार्टनरशिप है, एक तरीके की पार्टनरशिप है प्लस कंपनी है, कंपनी। इसका और थोड़ा डेप्थ में देखते हैं पार्टनरशिप कैसे, और मैं इन दोनों को जब कंपेयर करके बताऊंगा आपको 1932 और 2008 वाला, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उससे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसके जो एलएलपी, जो आपका एलएलपी 2008 है, उसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या क्या है। अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हो तो आपकी जो है, आपकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी। आपके बिजनेस की क्या, सेपरेट एक लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी, मतलब एंटिटी, सॉरी, आपकी जो बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगा। जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। कैसे रहेगी वो सब समझाऊंगा जब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को। फिलहाल के लिए इसके फीचर्स देख लो। लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड रहेगी, जबकि जो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो कैसे होती है मैं बताऊंगा अभी। और एक इसमें होता है जो आपके एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है, अगर फर्म, जो आपकी फर्म है वो बंद नहीं होती है कभी। अगर कोई पार्टनर चला भी जाए, मान लो कोई पार्टनर किसी की डेथ हो जाए या कुछ और हो जाए, वो छोड़ के चला, तो आपकी जो फर्म है वो बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। ये है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, एक तरीके से आपको उत्तराधिकार वाला अधिकार हो जाता है यहाँ पे। कि अगर मान लो किसी का कोई एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है, बी की मान लो डेथ हो जाती है,
फॉर एग्जांपल बी की डेथ हो जाती है तो इसका कोई जो भी सक्सेसर है वो इसकी जगह ले सकता है। अगर वो माइनर है तो अलग प्रोविजन है, लेकिन वो बड़ा है, काफी एडल्ट है और सब कुछ उसने एज वगैरह पूरी कर रखी है, क्वालिफिकेशन है, तो वो बी की जगह ले लेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसके अंदर जो आपका LLP 2008 है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आप पार्टनरशिप खोल रहे हो, रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग देखना, रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन इसके अंदर मैंडेटरी है। और उसके अंदर जैसे 2 मिनिमम पार्टनर होने चाहिए, इसमें भी 2 मिनिमम पार्टनर होने चाहिए। उसमें मैक्सिमम 50 है, 200 तक एक्सटेंड किया जा सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्या है, अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपके जब मान लो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो उनमें से एक है जो आपका एक इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए, ये इसके अंदर प्रावधान है। अब मैं इन दोनों का आपको कंपैरिजन बताता हूं। जो आपके इस साइड लिखता हूं मैं, किस पे हम बेसिस, किस चीज पे कंपेयर करेंगे। और जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932 यहाँ लिख देता हूँ, और जो आपका LLP 2008 है वो यहाँ लिख देता हूँ। पहला बेसिस लेते हैं लीगल एंटिटी, बार बार आइडेंटिटी बोल देता हूँ, लेकिन इसको लीगल एंटिटी, मतलब एंटिटी क्या होता है, कोई भी बिजनेस, उसको एंटिटी कहते हैं। इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके अंदर सेपरेट। ठीक है, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड, इसके अंदर लिमिटेड, नाम ही इसका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी। अब मैं समझाता हूं कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल A और B है, 2 पार्टनर है। अब हम पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब फॉर एग्जांपल सपोज इसने कोई गड़बड़ कर दी, तो बिजनेस इन दोनों का मिला के ये कोई डील करने गया, तो डील इसने सही करने की जगह खराब कर दी और इनका नुकसान हो गया। तो इसमें जो नुकसान हुआ तो इसके लिए दोनों बराबर आपके क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे, दोनों को बराबर नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जो आपका LLP है ना, LLP, तो उसके अंदर क्या है, इस एक की लिमिटेड रहेगी पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ लोन वगैरह लिया था, तो इनकी कंपनी बेचने के बाद भी उनको लोन नहीं चुका, तो उस केस में इन दोनों की घर की प्रॉपर्टी भी जा सकती है। ऐसा समझ लो आप कि मान लो 1000 रुपए का इन्होंने लोन लिया था, इन दोनों का मिला के बिजनेस मिला के 800 रुपए हो रहा है। इनका सब कुछ बेचने के बाद 800 रुपए ही चुक रहे हैं इनसे, लेकिन उनको चुकाने 1000 रुपए। लेकिन इनके पास बिजनेस बेचने के बाद 800 रुपए बचे, तो 200 रुपए इन दोनों के घर बेच के भी लिए जा सकते हैं। ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन इस LLP 2008 में क्या लिमिटेड लाइबिलिटी है। बी ने कोई गड़बड़ की है तो क्या होगा कि आप बिजनेस से पैसा निकाल के सिर्फ बी के पास जाएंगे, ना कि ए के पास जाएंगे। या फिर दोनों के बिजनेस से कुछ पैसा नहीं चुक रहा तो आप उनकी घर की प्रॉपर्टी नहीं जाके बेचेंगे। ये है फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी की बात हो गई। रजिस्ट्रेशन इसके अंदर जो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके अंदर ऑप्शनल है, चाहो तो करवाओ नहीं तो मत कराओ, लेकिन इसके अंदर क्या है, मैंडेटरी। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पार्टनरशिप का मैंडेटरी है। और एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, परपेचुअल सक्सेशन, बता दिया था क्या है इसका मतलब। इसके अंदर नो, इसके अंदर वो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके अंदर यस। और इसके अंदर मैक्सिमम आपके पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50, और 200 सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट की 200 तक एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन इसके अंदर क्या, अनलिमिटेड, कितने ही पार्टनर बनाओ आप। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने ये सारा वापस रिवाइज कर लिया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, LLP 2008 का। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ कि जो आपका एग्रीमेंट है इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसमें ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है।
ठीक है। तो आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसके अंदर दोनों हो सकते हैं। कौन सा? ओरल भी हो सकता है, इसके अंदर रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन जो आपका एलएलपी है, जो आपका एलएलपी उसमें सिर्फ रिटर्न होता है, ओरल नहीं, ओरल का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक। अब मान लो इसमें आपके रिटर्न हो जाता है, सॉरी ओरल हो जाता है आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब कुछ डिस्प्यूट होता है, दो पार्टनर्स थे, उनमें कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसा होगा? अगर वो ओरल हुआ है तो, ओरल हुआ है तो उसमें ये एज्यूम किया जाएगा कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें अगर ओरल हुआ है और कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसमें ये एज्यूम किया जाएगा। क्या एज्यूम किया जाएगा? पहला पॉइंट कि जो आपका प्रॉफिट और जो लॉस शेयरिंग है उसका रेशियो क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। ठीक है, ये एज्यूम किया जाएगा। किसने कितना पैसा डाल रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग है वो 1:1 रहेगा अगर ओरल एग्रीमेंट की बात हो रहा है तो। रिटर्न है तो रिटर्न के हिसाब से ही होगा, लेकिन अगर ओरल है तो 1:1 का रेशियो रहेगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। तीसरा, कोई पार्टनर है उसने बिजनेस को लोन दिया है, फॉर एग्जांपल ए और बी ने कुछ पैसा मिलाकर एक फर्म स्टार्ट की, एक एंटिटी स्टार्ट की। अब ए ने इसमें और कुछ उनको और पैसे की जरूरत थी तो वो बैंक पे पैसे लेने गए, बैंक ने मना कर दिया कि हम तुमको नहीं दे सकते, तो ए के पास पैसा पड़ा था तो ए ने उसको पैसा बिजनेस में डाल दिया, तो इसमें क्या है? इंटरेस्ट मिलता है इस तरीके से। लेकिन अगर उनका ओरल एग्रीमेंट है तो इसमें कोई नो इंटरेस्ट, इसको ए को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डिस्प्यूट हो जाता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट, सॉरी लोन का प्रोविजन अलग है, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों ने कैपिटल लाया है और वो उनके बीच डिस्प्यूट हो जाता है इंटरेस्ट को लेकर कि मुझे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरी कैपिटल पे, वो दोनों कोर्ट में जाते हैं, उनके बीच ओरल एग्रीमेंट है तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा इसमें जो आपका प्रोविजन है वो मैं ये बता देता हूँ कि अगर जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, लोन दिया है किसी ने, पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पे उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो मैक्सिमम 6% पर एनम ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये है इसमें प्रोविजन लोन वाले का। लेकिन जो कैपिटल पे है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर उनका ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो। और साथ ही कोई ड्राइंग की है उसने, बिजनेस से कुछ पैसा निकाला है तो उसका भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर ओरल एग्रीमेंट है तो। रिटर्न में तो रिटर्न के हिसाब से ही होगा जो उन्होंने लिख दिया, लेकिन ओरल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब थोड़े हमने दोनों एक्ट डिस्कस कर लिए, तो अब मैंने आपको फीचर्स बता दिए, शायद बता दीजिए। उसके बाद आता है आपका अगर रिटर्न है, आपका रिटर्न क्या है? एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट। इसको हम पार्टनरशिप डीड भी कह देते हैं, या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह देते हैं, पार्टनरशिप डीड, दोनों कह देते हैं। तो ओरल का मैंने आपको बता दिया, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, एलएलपी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इसमें ओरल का। दोनों में रिटर्न का है, दोनों में रिटर्न का, अगर पार्टनरशिप एक्ट में आप रिटर्न करवाना चाहते तो रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन एलएलपी में तो आपका रिटर्न ही रहेगा। तो रिटर्न में क्या क्या होना चाहिए आपका? रिटर्न में क्या क्या कि आपका नेम होना चाहिए, किसका? नेम एंड एड्रेस दोनों होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, किसका? पार्टनर्स का। जो पार्टनर्स हैं उनकी नेम एंड एड्रेस रहना चाहिए। आपका बिजनेस किस नेचर का है, नेचर ऑफ बिजनेस उसमें मेंशन होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस। जो भी आपका रिटर्न एग्रीमेंट उसके अंदर आप के पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल डाली है तो आपका वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का भी उसमें रिटर्न होना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। 4 पॉइंट, आपका जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या रहेगा
वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। साथ ही आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, या तो कैपिटल पे या फिर ड्राइंग पे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप कुछ सैलरी दे रहे हो तो उसका भी मेंशन होना चाहिए, सैलरी कितनी दे रहे हो पार्टनर को, या उसको कितना कमीशन दे रहे हो, क्योंकि कमीशन बेस पे भी तो पार्टनर बनते हैं कि भाई मैं इतना पैसा डालूंगा, 5% चाहिए मुझे इतना, या 10% चाहिए, कोई डील होती है तो उसमें, या फिर मुझे मैं इतना पैसा डालूंगा, मेरी मंथली इतनी सैलरी होनी चाहिए, या फिर जो भी है वो रिटर्न में सब कुछ होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, किसी पार्टनर की क्या क्या ड्यूटी रहेगी, उसकी क्या क्या पावर्स रहेगी, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। और आपके जो एडमिशन के मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसका एडमिशन के क्या क्या रूल होने चाहिए, या कोई जा रहा है उसके रिटायरमेंट के रूल्स होने चाहिए उसमें मेंशन, ठीक है। और आपका अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए कि आप कौन सा अकाउंटिंग ईयर को बेस मानोगे, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर कौन कौन सा होता है, एक तो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर भी होता है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आपका कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, कैलेंडर ईयर सी लिखा हुआ है, सी। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर भी उसमें मेंशन होना चाहिए, आप कौन सा फॉलो करने वाले हो। और आपका डिस्प्यूट रेजुलेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए, कि अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका कैसे रेजुलेशन किया जाएगा वो भी उसमें मेंशन होता है। ओके, अब आते हैं हम, सॉरी वीडियो पॉज कर दिया था, वापस स्टार्ट करते हैं। हम थे कि हु कैन नॉट बी पार्टनर, पार्टनर कौन नहीं बन सकता। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूं मैं हु, प्रॉपर एक तरह से नोट्स भी बन रहा है आपके, आप चाहो तो इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ये राइटिंग समझ आ रही है तो, नहीं तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। हु कैन नॉट बी है पार्टनर, कौन पार्टनर नहीं बन सकता। पहला, एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल ए एक एंटिटी चला रहा है, उसका एक पार्टनर बनता है बी, लेकिन वो माइनर है, उसकी एज 18 साल से कम है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता इन सिंपल केस। लेकिन एक केस में वो पार्टनर बन सकता है। फॉर एग्जांपल ए एक पार्टनर है, उसका पार्टनर बी है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं पार्टनर, अब इसकी डेथ हो जाती है और इसका कोई बेटा या बेटी है जो माइनर है, जो 18 साल से कम का, ये इसका पार्टनर बन सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन रहेगी, वो सिर्फ माइनर, सिर्फ आपका एक्सेप्ट फॉर बेनिफिट, या फिर एक होता प्रॉफिट, प्रॉफिट में ही पार्टनर बन सकता है। तो उसमें यह एज्यूम किया जाएगा कि ए और बी जो पार्टनर बने थे ये दोनों प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, और अब बी नहीं है तो इसको लॉसेस, जो आप इसका माइनर बेटा या बेटी जो भी पार्टनर बना है वो लॉसेस में आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा, और ये इंश्योर करना का काम है ए का, ठीक है। तो अगर लॉस होगा तो ए बियर करेगा, प्रॉफिट होगा तो उन दोनों में डिवाइड होगा। तो माइनर एक केस में पार्टनर बन सकता है, सिर्फ किसमें, इस केस में, जहाँ पे वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। दूसरा पार्टनर कौन बन सकता, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है। इंसॉल्वेंट पर्सन आप जानते हो क्या होता है। इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। कोई अनसाउंड माइंड पर्सन, जिसको कहे तो कोई पागल किस्म का आदमी, वो पार्टनर नहीं बन सकता। कोई इलीगल एसोसिएशन, इलीगल एसोसिएशन, एसोसिएशन पार्टनर नहीं बन सकता। कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाला आपका पार्टनर नहीं बन सकता। कोई बैंक आपका पासवर्ड सॉरी पार्टनर नहीं बन सकता। बैंक रप्ट पर्सन आपका पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो
अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारा मेन पार्ट है इस लेक्चर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रहेंगे, स्टेटमेंट्स कैसे रहेंगे ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फाइनेंशियल, तो एक चीज तो हमने यहाँ तक कॉमन देखी थी कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जनरल बनाते हैं। अब तक आपको याद रट गया होगा ये, अब अगर आपने सारे लेक्चर देखे तो जनरल बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं लेजर, उसके बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। जनरल बनाने को क्या कहते हैं, वापस बता देता हूँ, जर्नलिंग कहते हैं। जनरल से लेजर में डालने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ बनाया ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम जब हमने प्रोप्राइटरशिप बना था तो हमने क्या क्या बनाया था, उसके बाद एक तो हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वो इसमें भी बनेगा। एक बनाया था हमने P&L अकाउंट, वो इसमें भी बनेगा। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ही बनाएगा। ये सारी चीजें इसमें बनेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एडिशन में और क्या क्या बनेगा, आपका एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्योंकि आप अलग अलग जो पार्टनर आ रहे हैं उनकी क्या कैपिटल है, उन्होंने कितना पैसा डाला है, कितना इंटरेस्ट लेंगे, वो सब चीजें इसमें मेंशन करनी पड़ेगी आपका अगर पार्टनर बन रहा है तो। और अगर आप कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, P&L प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसका एप्रोप्रिएशन भी आपको करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको बांटना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वापस बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और जैसे प्रोप्राइटरशिप में बनाया था हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया था, क्यों बनाया था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। P&L अकाउंट क्यों बनाया था, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। बैलेंस शीट के बनाते थे पोजीशन, आपके पास क्या क्या एसेट है, क्या क्या लायबिलिटी, कितना कैपिटल है। लेकिन जब आपके पास कैपिटल होगा, प्रोप्राइटरशिप में सिंगल आदमी था, उसका एक ही चीज में सब कुछ दिखा था, लेकिन अब आप पार्टनर आ गए आपके पास, तो उनकी क्या क्या कैपिटल है, उनकी क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या ड्रॉइंग से उनकी क्या इंटरेस्ट है, उन सब के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब कुछ प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उसके लिए उसका एप्रोप्रिएशन उसको बांटने के लिए भी आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। इतना आपको क्लियर अब तक, ठीक है। अब जब हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये पार्टनरशिप, जो हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं, एक मेथड होता है, अब ये थोड़ी याद करने की चीजें, फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन आप इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी, बस उसको रिवाइज करना 2-3 बार, अपने आप याद हो जाएगा। एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जब हम पहला यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज करते हैं, तो हम इसमें फिर से फर्दर दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और एक बनाते हैं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। अभी हमने इसमें दो बनाए हैं, दो का क्या रोल है इसमें देखो, जो आपका अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज कर रहे हो, जिसमें जो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, फर्दर दो अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो अब जो ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ये क्या है, फिक्स्ड, आपका जो आपने फिक्स्ड अमाउंट, आपका जो किसी पार्टनर ने जो फिक्स्ड अमाउंट कैपिटल आपने डाला है, फिक्स्ड अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया है, जिसको इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। और ये इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, फिर नो चेंजेस। इसमें सिर्फ वही चीजें डालेंगे हम कि उसने कितना कैपिटल डाला है, कितना इन्वेस्ट किया है, अगर और साथ में उसने कितना कैपिटल विथड्रॉ किया है, ये सिर्फ हम इसमें इन्हीं चीजों को चेंज करेंगे, और कुछ भी चीज चेंज नहीं होगी। कैपिटल विथड्रॉल, विथड्रॉल ये, ठीक है। जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, आपने पहला मेथड चूज किया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें आपको फर्दर दो अकाउंट बनाने होते हैं। एक तो बनाना होता है आपको
कैपिटल अकाउंट, एक दूसरा बना रहा था करंट अकाउंट। जो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो उसमें सिर्फ फिक्स चीजें रहेगी। कौन क्या चीजें रहेंगी कि जो भी फिक्स अमाउंट पार्टनर ने फॉर एग्जांपल जनवरी में उसने कुछ इन्वेस्ट किया तो जनवरी का उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसने फिर से अगस्त में कैपिटल इन्वेस्ट किया किसी पार्टनर तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, और ये सब का अलग अलग बनेगा। ठीक है, जो आपने फॉर एग्जांपल ए ने इन्वेस्ट किया तो ए की एंट्री होगी, बी ने किया तो बी की एंट्री होगी, बी ने इतना इन्वेस्ट किया। ए ने फिर से दिसंबर में या अगस्त में इन्वेस्ट किया तो उसको चेंज करेंगे, और बाकी और कुछ चेंज नहीं करेंगे उसमें। और एक कैपिटल विड्रॉ, ए ने जनवरी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था और उसने मार्च में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर दिया, उसकी एंट्री इसमें करेंगे। और जो आपको फिर करंट अकाउंट क्यों बनाया है, करंट अकाउंट और चीजों के लिए बनाया है कि अगर आप किसने इन्वेस्ट किया है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि फॉर एग्जांपल ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उसका इतना इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो इंटरेस्ट इसमें रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे कि ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो जाएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, और क्या प्रॉफिट हुआ है किसी पार्टनर को, कितना लॉस हुआ है, कुछ लॉसेस है वो रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ रूटीन ट्रांजैक्शंस जो भी अलग से कोई रूटीन ट्रांजैक्शंस है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड है, करंट अकाउंट चेंज होता रहता है कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अगर आप दूसरा चूज कर रहे हो, कौन सा वाला चूज कर रहे हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें सिर्फ आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना, इसी के अंदर ऑल एक्टिविटीज सारी जितनी भी ये आपकी ये जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हुई है सब कुछ सिर्फ इस सिंगल अकाउंट में होगी। आपका जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चूज करने पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हो उसके अंदर ऑल एक्टिविटीज इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। और किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है इतना आपको? ठीक है, और चलो और आगे देखते हैं डेबिट और कैपिटल में, डेबिट और क्रेडिट में कैसे किया जाएगा। और कि जैसे एक सेकेंड, पीएनएल डेबिट और क्रेडिट में उसको आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो उसको डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि ए ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, क्रेडिट कर दिया, जो भी आपने क्लियर का रूल पढ़ा है उसी के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ही हो। अब हम इसके बाद देखते हैं जो आपका आपने दूसरा चीज थी हमारी कैपिटल अकाउंट बन गया, उसके बाद ये भी तो था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका देखते हैं। जो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या होगा, इसमें डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में होता है। इधर डेबिट लिखता हूँ, डेबिट साइड है, और इधर मैं क्रेडिट साइड लिखा हूँ। तो भी जो भी आपके पार्टिकुलर्स रहेंगे, क्या क्या इधर डेबिट में डालेंगे वो देखते हैं, उसका अमाउंट, और क्रेडिट साइड में जो भी आपके पार्टिकुलर्स रहेंगे उसका अमाउंट। अब डेबिट साइड में क्या क्या डालेंगे, जो भी आपको नेट लॉस हुआ है इसका कुछ भी अमाउंट, जो भी है, जो भी इंटरेस्ट दिया है, जो बिजनेस से जाने वाली चीजें वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। जो भी इंटरेस्ट दिया है बिजनेस ने कैपिटल पे उसका अमाउंट इस साइड। कुछ जो भी पार्टनर को किसी को सैलरी दी है उसका अमाउंट इस साइड है। कोई कमीशन दिया है उसका अमाउंट इस साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड क्या डालेंगे, जो हमको बिजनेस में मिल रहा है, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जो भी नेट प्रॉफिट, ग्रॉस नहीं बोल रहा हूं मैं, नेट बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट। और अब ये समझाने बैठो तो इसका मतलब आपने पुरानी क्लास नहीं देखी और समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो पुरानी क्लास देखना। और बिजनेस में पैसा कैसा है, किसी पार्टनर ने कुछ पैसा निकाल लिया, उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा उसको, उसने कुछ ड्राइंग कर ली, कुछ पैसा निकाल लिया तो उसको बिजनेस को वापस उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसका अमाउंट यहाँ पे। फिर इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि आपको फिर डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है। जब आप क्रेडिट बड़ा मान लो एक बार के लिए कि क्रेडिट साइड आपका डेबिट से बड़ा है, क्रेडिट में से हम जब डेबिट घटा देंगे, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा आ रहा है और ये क्रेडिट साइड है,
डेबिट साइड जो जा रहा है तो ये क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका क्रेडिट साइड डेबिट से बड़ा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड आपका क्रेडिट से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका क्या हिसाब रहता है। पहली चीज तो कि अगर कोई डेट मेंशन नहीं है कि इस डेट से इस डेट तक उसने पैसा लिया और कोई डिस्प्यूट होता है तो, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो सिंपल सी चीज है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसी से निकालना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी आपने कैपिटल डाली किस रेट्स पे जो इंटरेस्ट रेट है, और जो आपका टाइम है जो मंथली हिसाब से चलेगा। और अगर कुछ मंथली टाइम नहीं दे रखा है, टी नॉट गिवन क्वेश्चन में, तो आपको बाय डिफॉल्ट कितना लेना है, 6 मंथ्स लेना है। बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स लेना है आपको, और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही ये कैलकुलेट करना है। इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जो इंटरेस्ट देता है बिजनेस उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट है किस पे, ऑन कैपिटल पे, अकाउंट जो आपका इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा, किससे होगा, टू पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जो भी अमाउंट और यहाँ पे जो भी अमाउंट, ये डेबिट। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री ऐसे होगी। और चलो आपने कैपिटल का कर लिया तो एक प्रॉफिट का भी देख लो, सॉरी ड्राइंग का। इंटरेस्ट लिख देता हूं भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, उसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसका भी सेम फॉर्मूला है। जो भी इंटरेस्ट आएगा आपका उसका सेम फॉर्मूला है, उसने जितनी ड्राइंग की है किस रेट पे की है, और जो भी आपका टाइम है 12 मंथ्स का, बाय डिफॉल्ट आपको वही 6 मंथ्स लेना है। ठीक है, और इसकी सॉरी जनरल एंट्री बताना भूल गया। जनरल एंट्री इसकी सेम वैसे ही होगी कि भाई जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, अब उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है वो क्या हो गया, डेबिट हो गया इतने रुपए से, किससे हो गया, टू उल्टा उसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और इसकी तो इसकी जनरल एंट्री हो गई। और 2 टाइम्स ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिए। ड्यूरेशन एक तो आपका कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है, और आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कब से कब होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये आपका कैलेंडर ईयर हो गया। और एक और चीज, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास और नहीं बताया जाता कि कौन सा ईयर कौन सा ड्यूरेशन आपको फॉलो करना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉलो करना है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट इफ नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। ठीक है, और ठीक है, इतना ही काफी है। एक टर्म होती है आपकी गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई पार्टनर है, कोई एबीसी, मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं कि ए और बी एग्जांपल देता हूं, दोनों ने एक पार्टनरशिप फर्म तैयार कर रखी है। एक बंदा है सी, उसके पास क्या है, नॉलेज है, बहुत बढ़िया लेवल की नॉलेज है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है।
और उसके पास कुछ ही पैसा है। फॉर एग्जांपल उसके पास इनके बिजनेस जितना पैसा नहीं कि उसमें लगाए, लेकिन सी के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और इसके पास बहुत बढ़िया वाला दिमाग है। तो ए और बी मिलके सोचते हैं कि यार हम सी को साथ में मिला लेते हैं। सी से जाके कहते हैं कि भाई तुम पार्टनर बनोगे। तो वो कहता है यार मेरे पास तो इतना सा छोटा सा अमाउंट है और ये तो मैंने एक घर बनाने के लिए ले रखा है, तो मैं इसको तो रिस्क नहीं ले सकता। तो ए और बी इसको कहते हैं कि भाई तू तेरा जो भी अमाउंट है इसको लगा दे, हम तुझको गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट देंगे कि हम तुझे 10% पर एनएम या 20% पर एनएम जो भी वो एग्रीमेंट करते हैं उतना तुझको फिक्स देंगे, चाहे हमारे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो अब इसको क्या दिक्कत होगी भाई, इसने पैसा रख रखा है तो उसको तो 20% साल का मिलेगा, तो ये चला जाएगा और सी को ढंग से यूज कर लेंगे इसके दिमाग को, और सी का भी फायदा बी का फायदा। गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट में इसको कहेंगे कि हमको कुछ भी हो जाए, अगर इनको लॉस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको 30,000 रुपए देने थे इनको सी को, लेकिन इनको जो प्रॉफिट हुआ वो 25,000 का हुआ। तो अब गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट के हिसाब से जो 5,000 रुपए का जो गैप बचा ए और बी मिलके इसको देंगे। ठीक है, तो ये है गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट वाला। और जो भी एग्रीड रेशो रहेगा इनका, कि जैसे ए और बी ने रेशो कर लिया कि 1/2 का हम रेशो इसको प्रॉफिट शेयरिंग में देंगे, तो जो भी ये रेशो रहेगा वो उसके हिसाब से इसको गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट देंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गुडविल। इसी में देख लेते हैं, सब चीजों में आता है गुडविल। सबके लिए आप पार्टनरशिप पढ़ लो या प्रोप्राइटरशिप पढ़ो, आप अगला लेक्चर हमारा कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसमें भी गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या, कुछ नहीं, गुडविल एक इंटेंजिबल आपका एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, गुडविल ट्रेडमार्क है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, फर्म की कोई रेपुटेशन है, कस्टमर ट्रस्ट करता है, अर्निंग पावर का सिंबल है ये गुडविल। तो गुडविल का क्या फायदा है? गुडविल का फायदा ये है कि गुडविल से क्या आता है? कस्टमर आता है। कस्टमर आता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बिजनेस क्यों चल रहा है? कस्टमर को सर्विसेज या गुड्स देने के लिए, और कस्टमर आएगा तो ही बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अब गुडविल को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के 3 मेथड्स होते हैं। कैलकुलेशन मेथड्स, सिर्फ आपको मेथड जानने कि कौन कौन से होते हैं, अंदर कुछ नहीं घुसना है कि कैसे कैसे होता है, बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एवरेज, नाम याद रखने बस। गुडविल मेजर करने के, कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर आपको नहीं घुसना है क्या क्या है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, नहीं तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा और 100% श्योर हूँ कि इससे सवाल नहीं आएगा, इसलिए इसको कोई पढ़ने का सेंस नहीं बनता। बाकी मैं आपको जानना चाहूँ तो मैं बता दूं आपको, जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें क्या होता है, जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है कि वो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट रहा है उसको ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर, छोड़ो चलो यार रहने दो, बहुत वो हो जाएगा आपके लिए। आप बस इतना याद कर लो कि गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये आपको 3 टाइप याद रखने हैं। और टाइप्स ऑफ गुडविल, ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक डिफरेंस है, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं जानना। गुडविल 2 टाइप की होती है, एक अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, लेकिन हम बेसिकली इसको 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होती है परचेज्ड गुडविल, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखिए आपने, गुडविल बनाई है, कैसे ही बनाई है, आपने परचेज किया उसको। एक होती है इनहेरेंट गुडविल, जो आपको विरासत में मिली है, आपके
दादा ने कोई बिजनेस चलाया था, उन्होंने अच्छी गुडविल बनाई है, आपको बिजनेस मिल गया, तो जो गुडविल आपको मिली है वो इनहेरेंट है, आपको विरासत में मिली है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सेम उसका उल्टा कि आपके दादा ने एक छोटा सा बिजनेस दिया है और आपने उसको बहुत बड़ा किया एडवर्टाइज करके या अच्छे सर्विसेज देके, अच्छी क्वालिटी देके, आपने जो परचेज गुडविल की है उसके लिए जो पैसा खर्च किया, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ ओनली दिस इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो गुडविल इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने आपको बता ही दिया। वाई गुडविल इज इंपॉर्टेंट, कि जब गुडविल होगी तो क्या आएगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा तो क्या, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो गया। और बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो इसलिए गुडविल आना चाहिए। अब जब हम गुडविल की बात करते हैं तो कस्टमर को भी हम क्लासीफाई कर देते हैं। गुडविल में भी हमारे पास जो कस्टमर आता है उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आप फिर कमेंट करके बताना, अगर आप इस लेक्चर तो यहाँ तक पहुंच रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है। तो आप बताना किस टाइप के आप, थोड़ा फनी हो जाएगा लेकिन बताना कमेंट में कि आप किस टाइप के कस्टमर हो। पहला होता है एक तो डॉग डॉग गुडविल, ओके, डॉग गुडविल। एक होता है कैट गुडविल, और एक इनके बीच का होता है, क्या होता है, माइस गुडविल। ये क्या होता है, डॉग गुडविल क्या होता है, ये क्या होता है, लॉयल टू ब्रांड। ये लॉयल टू ब्रांड रहते हैं, नहीं होते कोई लोग, जैसे एग्जांपल के लिए कोई किसी को एप्पल के फोन का शौक होता है, उसको उसके पास पैसा भी काफी है, वो चाहे वैसा वो फोल्डेबल वाले जो भी फोन आते हैं बहुत महंगे महंगे, वो चाहे तो वो खरीद सकता है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एप्पल ही खरीदता है और एप्पल ही खरीदेगा। उसके पास चाहे कितना ही पैसा कम हो या ज्यादा, वो सिर्फ एप्पल खरीदता है। उसको कहते हैं कि भाई सिर्फ एप्पल के लिए लॉयल है, तो उसको उस टाइप की गुडविल को क्या कहेंगे, डॉग गुडविल कहेंगे। तो कैट गुडविल किसके ये कहेंगे, ये रहते हैं प्लेस लॉयल। और प्लेस लॉयल वो बात करें तो नियर मार्केट के, ठीक है। जैसे कुछ नहीं होता, आपको कुछ कपड़े लेने हैं, आपके शहर में बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स की दुकान है, लेकिन आप सिर्फ एक ही दुकान पे जाते हो, वहीं से आप कपड़े लेते हो, और कहीं से आपको कपड़े चाहे वो अच्छा दे या बुरा दे, सस्ता दे या महंगा दे, आप उस प्लेस के लिए लॉयल हो। तो उस टाइप की लॉयल्टी को कहते हैं, उस गुडविल को कहते हैं कैट गुडविल। और माइस गुडविल क्या होता है, वो सबसे चंट होते हैं, सबसे शातिर होते हैं। इनको कोई ब्रांड नहीं चाहिए, नो ब्रांड, किसी के लिए लॉयल नहीं, किसी प्लेस के लिए लॉयल नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए लॉयल है, ओनली प्रॉफिट। जहां बढ़िया सस्ते में या बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा, अच्छे दाम में उनको अच्छा सामान मिल जाए, उनको कहते हैं माइस गुडविल। अब इतना सब हमने पढ़ लिया, अब टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक टाइप्स ऑफ पार्टनर की पार्टनर किस किस टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सबसे पहला पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, ये इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग में ये एक्टिव रहते हैं। इन्वेस्टिंग कैपिटल इन्वेस्ट भी कर रहा है, और जो एक्टिविटीज हो रहा है उसको मैनेज भी कर रहा है, मतलब काम भी कर रहा है, बिजनेस में काम भी कर रहा है, मैनेजिंग एक्टिविटीज, और ये साथ में सैलरी भी ले रहा है, या कुछ भी जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ वो कर रहा है। तो इस टाइप के जो इन्वेस्ट भी कर रहा है और साथ में बिजनेस में काम भी कर रहा है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। उसके बाद दूसरा आता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर ये क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर ये सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, ओनली इन्वेस्टिंग। इनको भाई कोई काम से कोई मतलब नहीं, नो वर्क, इनको काम नहीं करना, इनको सिर्फ सोना है, पैसा डाला और भूल गए और सो गए। और ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में काम करते हैं कि हमको प्रॉफिट चाहिए भाई, हमने पैसा डाल दिया, हमसे काम वाम नहीं होता, तुम हमको प्रॉफिट निकाल के दो। इसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और एक पार्टनर आपने देख लिया, माइनर पार्टनर आपने देख लिया था। माइनर पार्टनर
तो माइनर पार्टनर क्या था, सिर्फ पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट, पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट, ये आपने देख ही लिया। एक होता है फोर्थ सीक्रेट पार्टनर टाइप होता है, ये आपको याद करना है, बस सिंपल सी चीज है, नाम से ही पता लग रहा है कैसे पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर हो गया। स्लीपिंग पार्टनर, वो सीक्रेट पार्टनर करता है, ये सीक्रेटली वर्क करता है फर्म के लिए, सीक्रेटली वर्क्स फॉर फर्म या एंटिटी के लिए सीक्रेटली वर्क करता है। कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है इसकी, कैपिटल इन्वेस्टेड, और इसकी जो मेंबरशिप है उसको मेंबरशिप, इसको क्या रखा जाता है, मेंबरशिप सीक्रेट रखी जाती है। इतना क्लियर है। एक होता है नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, सिर्फ नाम देता है, प्रॉफिट शेयर नहीं करता। मतलब एक तरीके से आप कहे तो नो कैपिटल इन्वेस्टेड, नो कैपिटल इन्वेस्टेड। इसके लिए क्या कहते हैं, ये फीस लेते हैं, सैलरी लेते हैं। और लाइक आप देखो तो मार्केटिंग पार्टनर, आपको पता नहीं होगा या फिर पता होगा, आपने सुना होगा कि कोई ऐसा एक मॉल वॉल है, जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक मॉल है WTP, तो उसमें उसके लिए क्या जाता है कि शाहरुख खान इसका पार्टनर है। तो दरअसल हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होता है ज्यादातर जगह कि कह देते हैं ना कि शाहरुख खान इस चीज का पार्टनर है, और वो असल में उस चीज के पार्टनर नहीं होते हैं, वो उनमें कोई कैपिटल या उनका पैसा नहीं लगा होता है, वो सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए उनको पार्टनर की तरह दिखाया जाता है, वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर। उसका उनका नाम यूज करने के लिए उनको फीस मिलती है, सैलरी मिलती है, उस टाइप के पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। जैसे शाहरुख खान के स्टार्ट पार्टनर का फर्म मिल जाता है, तो उससे क्या उस फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, उसके नाम से प्रॉफिट फर्म चलने लग जाता है, उसका प्रोडक्ट चलने लग जाता है, तो और उसके लिए शाहरुख खान का लेता है, फीस लेता है। ठीक है। और एक आता है सबसे थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, तो अगर कंफ्यूज करे तो आप छोड़ सकते, कोई बात नहीं, और समझ में आए तो समझ लेना, वैसे समझ आ जाएगा, कोई बारीक चीज नहीं है। दो बताता हूं मैं आपको, एक 6 और एक 7। पार्टनर बाय ही याद करना है आपको ये टर्म, एस्टोपल। और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट। थोड़ा सा समझाऊंगा, समझ आए तो ठीक, नहीं तो ज्यादा लोड देने वाली बात नहीं है। और ये दोनों सेम होते हैं क्या, वो भी बताता हूँ। जो पार्टनर बाय एस्टोपल है वो क्या होता है, अपने कंडक्ट से इंप्रेशन देता है कि वो पार्टनर है। जैसे कोई फर्म है, इसमें A और B है, ये है असली पार्टनर, लेकिन एक बंदा है C, वो जाके खुद कहता है कि मैं इनका पार्टनर हूँ भाई, और ये कोई डील करने गया तो ये खुद जाके कहेगा कि मैं इनका पार्टनर हूँ, और वो दरअसल असली में इनका पार्टनर है नहीं, लेकिन सी जाके कहेगा कि मैं इनका पार्टनर हूँ। और इसके पास क्या दिमाग है, ए और बी के पास पैसा है, ए और बी नहीं कहेंगे, एक तरीके से सी खुद ही जाके कहेगा इसके पास दिमाग है, एक और डील क्लोज करने गया इस, और जाके कहता है कि मैं इस XYZ इस फर्म का पार्टनर हूँ, और जो भी अपना दिमाग लगा के कोई बढ़िया सी डील लेके आता है, उसके बाद ए और बी को बताता है कि मैंने ऐसा किया, तो इसमें क्या जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसका भी हिस्सा हो जाएगा। ऐसे चल रहा है, इसको कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। असली में ये पार्टनर नहीं है, लेकिन ये पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा है, और जो भी लायबिलिटी वगैरह होगी वो सब इसके ऊपर ही रहेगी, ना कि इनके ऊपर रहेगी। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब कोई दूसरा उसे पार्टनर बोलता है। जैसे ए और बी है, इन्होंने पार्टनरशिप की फर्म बना रखी है, और वो सी को बोलते हैं कि ये हमारा पार्टनर, असली में इसका पार्टनर नहीं है, लेकिन सी के लिए बोलते हैं कि सी हमारा पार्टनर है, और ये XYZ ये डील क्लोज करने जा रहा है, इसको कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, कि दोनों सेम है। डिफरेंस ये है कि एस्टोपल में खुद के बिहेवियर से होता है, और होल्डिंग आउट में क्या होता है, किसी और के कहने पर, और वो डिनाई नहीं करता है इस चीज से कि मैं नहीं हूँ, हाँ भाई ये कह रहे हैं कि मैं अब इसका पार्टनर हूँ। तो और दोनों बहुत लाइबल टू आउटसाइडर, जिससे भी ये डील कर रहे हैं, तो ये दोनों जो सी यहाँ जो दोनों है ये लाइबल रहते हैं अपने जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए।
ठीक है, तो आपका जो ये लेक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप वो यहीं ख़त्म होता है। और जो इसकी ये जो क्लास एनोटेशन है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।